क्या खामेनेई से ट्रंप कांप गए हैं? दुनिया के नक्शे पर एक सवाल इस वक्त आग की तरह फैल रही है। क्या कोई देश ये तय कर सकता है कि किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र का सुप्रीम लीडर कौन होगा? कायदे से जवाब होगा नहीं। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डिक्शनरी में शायद ये नियम है ही नहीं। वो तो अपनी ही मनमर्जी चलाना चाहते हैं। अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई को अपना नया सुप्रीम लीडर चुना। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप भड़क गए। ट्रंप कह रहे हैं कि मुस्तफा मुझे मंजूर नहीं है। बड़ा सवाल यह कि ट्रंप को मुस्तफा से इतना डर क्यों लगता है? क्या ट्रंप अंदर ही अंदर ईरान की इस नई लीडरशिप से, जिसका नाम खामेनेई है, उससे खौफजदा है? इस खौफ का असर भी शायद दिखने लगा है, क्योंकि एक तरफ ईरान पर मिसाइलें बरस रही हैं और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में कुछ पादरी ट्रंप को घेरकर उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना कर रहे हैं। तस्वीरें देखकर सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या ट्रंप डर के मारे झाड़ फूंक या जादू टोना तो नहीं करवा रहे हैं? In these challenging times that we're facing today, I pray for your grace and your protection over him. तो खामेनेई से घबराकर ट्रंप हुंकार मार रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान की कुर्सी पर कौन बैठेगा ये मैं तय करूंगा। लेकिन अंदर की हालत क्या है, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का खौफ कहिए या युद्ध में हुए नुकसान का डर, ओवल ऑफिस का नजारा इन दिनों कुछ बदला सा है। यकीन मानिए, जो तस्वीरें व्हाइट हाउस से आई हैं, उन्हें देखकर आपको लगेगा कि धमकियां देने वाला ट्रंप दरअसल किसी पादरी से अपनी नजर उतरवा रहे हैं, अपने लिए प्रार्थना करा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, ईसाई धर्म के तमाम नियमों को मान रहे हैं। अगर दूसरा अपने धर्म का पालन करे, चाहे वो इस्लाम का हो या किसी और धर्म का, तो उस पर सवाल खड़े करते हैं। ट्रंप विश्व शांति की बात करते हैं और दूसरों पर बम गिराते हैं। नोबेल पीस अवार्ड चाहिए, लेकिन हर देश की जाकर टांग अड़ाते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप है। ईरान और उसके नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का डर यूं ही नहीं है। हमने चक्रव्यूह में आपको कल ही बताया था कि किस तरह ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर ने इजरायली न्यूक्लियर प्लांट डिमोना पर हमले की धमकी दी थी। अमेरिका और इजरायल का जॉइंट न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है कि परमाणु केंद्र पर हमला एटमी अटैक माना जाएगा। इसका जवाब नॉन कन्वेंशनल होगा, यानी अमेरिका ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों पर बंकर बस्टर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ट्रंप की हालिया चेतावनी की असली हमले अभी बाकी हैं, कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा भी करती है। अब आप ये समझिए कि आखिर खाड़ी में जारी ये जंग एटमी युद्ध की ओर क्यों जा सकती है, क्यों ये डर है? इजराइल न्यूक्लियर प्लांट डिमोना को अगर ईरान टारगेट करेगा तो वो इसके लिए फतेह-1 जैसा हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर से ज्यादा है। फतेह-1 आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज स्पीड में टारगेट पर हिट करेगा। ये वो स्पीड है जो इजराइल और डिमोना के डिफेंस सिस्टम को भेद सकता है। अब समझिए, अगर डिमोना पर ईरान का हमला कामयाब हो जाता है तो क्या होगा? डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक होते ही 500 किलोमीटर रेडियस में रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैल जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक पहले 24 घंटे में 1 लाख लोगों तक की मौत हो सकती है। असर सिर्फ इजराइल तक ये सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जॉर्डन, लेबनान, मिस्र तक इसके प्रभाव में आ सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो होगा वो ईरान की कल्पना से परे होगा। अमेरिका और इजराइल एक साथ ईरान के न्यूक्लियर साइट तेहरान और नटांज पर अटैक कर सकते हैं। इसमें इस बार उन बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल नहीं होगा जो पिछले साल जून में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में हुआ था। अब की बार अमेरिका अपने 61 जो 61 और 12 टेक्निकल न्यूक्लियर बम है उसका इस्तेमाल करेगा और इसके बाद ईरानी शासन का पूर्ण विनाश निश्चित होगा। लेकिन क्या ये जारी युद्ध पर पूर्ण विराम होगा? इस सवाल पर क्या कह रहे हैं मेजर जनरल, हमारे देश के रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब, सुनिए जरा। अगर आप न्यूक्लियर पे उतर आएंगे, वहां तो किम जोंग उन ने बोल दिया है कि मैं ईरान को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार हूं। ठीक है, तो कल वो न्यूक्लियर मिसाइल भी दे सकता है, वो कोरिया के थ्रू दिलवा देंगे। और सब आप भूल जाइए, ईरान के पास कोई 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, वो डर्टी बॉम्ब बना सकता है। अब जनरल बख्शी जिस ईरानी डर्टी बम की बात कर रहे हैं, वही ट्रंप के टेंशन की एक बड़ी वजह बताई जा रही है, क्योंकि अगर जारी महायुद्ध लंबा खिंचा तो कहीं ईरान उस डर्टी बम का इस्तेमाल ना कर ले।
इस बीच मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच सुप्रीम लीडर रहे ईरान के अली खामेनाई के एक वेरीफाइड एक्स अकाउंट से जारी एक पोस्ट ने अमेरिका तक में खलबली मचा दी है। इस पोस्ट में एक बड़ी सी खुर्रम शहर मिसाइल दिखाई गई है। मिसाइल का एक हिस्सा साइंटिस्ट तैयार कर रहे हैं, बीच वाले हिस्से में ईरानी झंडे के साथ मोबाइल लॉन्चर पर मिसाइल अटैक मोड में दिखाई दे रहा है, जबकि ऊपर लिखा है आ रहा है खुर्रम शहर। इस पोस्ट को @खामेनाई FA अकाउंट से पोस्ट किया गया है। ग्रे चेकमार्क ये साफ दिखाता है कि ये एक वेरीफाइड गवर्नमेंट का अकाउंट है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। इस पोस्ट के बाद टेंशन वॉशिंगटन तक है। वजह भी बहुत साफ है। अली खामेनाई के पोस्ट में दिख रही खुर्रम 4 ईरान की चौथी पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे खैबर के नाम से भी जाना जाता है। ये लंबी दूरी तक भारी वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की सबसे खतरनाक मिसाइलों में इसको माना जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर की है, यानी इसकी जद में मिडिल ईस्ट के साथ साथ यूरोप का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा आ सकता है। अब आपको मिडिल ईस्ट का एक मैप मैं दिखाने जा रहा हूं। इससे आप समझ पाएंगे कि जारी खाड़ी युद्ध में कितने देश इस वक्त चपेट में आ चुके हैं। आज एक हफ्ता पूरा हो रहा है। इस मैप में आप वो तमाम देशों के नाम देख पा रहे हैं जो मिडिल ईस्ट में हैं। एक और ईरान है तो दूसरी ओर इजराइल। मैप में जो आप कई सारे ब्लू स्पॉट देख सकते हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका और इजराइल ने पिछले 7 दिनों में हवाई हमले किए हैं। सबसे ज्यादा ईरान में ये हमला दिखाई देता है। इसके बाद इराक, लेबनान में भी ब्लू स्पॉट आपको दिख जाएंगे। वही अगर रेड स्पॉट की मैं बात करूं तो वो हवाई हमले जिसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी ने हमला किया है। रेड स्पॉट सबसे ज्यादा आपको इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, UAE में आपको देख सकते हैं। इसके अलावा बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, साइप्रस, ओमान और ईरान में भी आपको रेड स्पॉट दिखेंगे। ये वो इलाके हैं जहां पर अमेरिका या उनके सहयोगियों के मिलिट्री बेस हैं, नेवल बेस हैं, जिस पर ईरान ने हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव से पेट्रोल डीजल दामों में आग लगी हुई है। कच्चे तेल में आज करीब 4% की उछाल देखी गई, लेकिन क्रूड के बढ़ते दामों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी अच्छी खबर है। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने का संकट फिलहाल पैदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल अब खरीदने जा रहा है। लेकिन इसी रूसी तेल को लेकर देश में सियासी जंग छिड़ गई है। इसकी वजह अमेरिका के ट्रेजरी विभाग का ये लेटर, इस लेटर में लिखा है कि अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत देता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने के लिए 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस दिया है। यह लाइसेंस अगले महीने की 4 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के इस लेटर के मुताबिक रूस से तेल खरीदने की इजाजत कल ही दे दी गई थी। अब इसी चिट्ठी को हथियार बनाकर विपक्ष केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो बाकायदा इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल हमने चुनौती हरदीप पुरी को दी थी कि जवाब दीजिए, रशिया से आप तेल लेंगे या नहीं लेंगे। जवाब हरदीप पुरी से नहीं आया, क्योंकि उनके आका ने जवाब दे दिया। उनके आका ने आज हमें लाइसेंस दे दिया। ये लाइसेंस देने का जो अधिकार है भारत में, वो किसको है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, DGFT। वो था कल तक, वो अधिकार अब वॉशिंगटन DC को चला गया। इस तरीके की वैश्विक बेइज्जती कभी भारत की नहीं हुई थी। भारत के अंदर कमज़ोर सरकारें रही, माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स चली, मगर जो भी प्रधानमंत्री बना वो सीना तान के जो है विदेशों में जाता था। और अमेरिका की कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत को डायरेक्शन दे पाए। अब जो है भारत को डायरेक्शंस दी जा रही हैं, और डायरेक्शंस देके पूरी दुनिया में बताया जा रहा है ट्वीट करके कि हमने भारत को अनुमति दी। तो इससे ज़्यादा शर्मसार क्या हो सकता है? बहुत शर्मनाक बात है। वो केवल राजनीति करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। लेकिन ना नरेंद्र मोदी जी ना भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार राष्ट्र हितों से परे कोई काम करेगी, और राष्ट्र हित में अपना काम करती जाएगी। ये अपना बोलते रहेंगे, काम जो देश हित में होना है वो होते रहेंगे। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी यानी कि वहां के राजस्व मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट किया है। इसमें वो लिखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत ये अस्थायी कदम उठाया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है और ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई को स्थिर रखने के लिए ये छूट दी गई है। इसी को लेकर अब असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार को निशाने पर ले लिया है। बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाहते हैं, इनका एक स्कॉट बेसेंट इनका वजीर है ट्रम्प का, वो अमेरिका से कह रहा है कि 1 महीने के लिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। 1 महीने के लिए आप खरीद सकते, ये मुल्क की सालमियत सॉवरेनिटी है। नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना की बात करते हैं, राष्ट्रवाद देशभक्ति की बात करने वाले आरएसएस वालों, बताओ एक कौन है अमेरिका का मिनिस्टर जो हमसे कह रहा है, 133 करोड़ के मुल्क से कह रहा है कि आप 1 महीने के लिए तेल खरीद सकते। रूसी तेल को लेकर देश में सियासी खेल जमकर खेला गया। विपक्ष केंद्र सरकार पर हमला करके पूछ रहा है, आखिरकार अमेरिका में सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और तेल मंत्री चुप क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल भी सोशल मीडिया पर सवाल दागते हुए पूछ रहे हैं कि भारत को रशिया से तेल खरीदने की इजाजत देने वाला अमेरिका कौन होता है? भारत को अमेरिका से इजाजत की क्यों जरूरत है? फरवरी में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के समय रूस से तेल नहीं खरीदने की शर्त भी सामने आई थी। इस बात की जानकारी भी अमेरिका ने ही दी थी। हालांकि भारत सरकार का इस पर अब तक कोई औपचारिक बयान सामने नहीं आया था, लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से रूसी तेल खरीदने की परमिशन वाला लेटर सार्वजनिक हो गया है, तो एक्सपर्ट इसे ट्रेड डील की शर्त के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ये तो सॉवरेन डिसीजन होना चाहिए कि भारत किस देश से किस कॉस्ट पर खरीदे। ये तो भारत का अपना डिसीजन होना चाहिए। मगर अब साफ जाहिर हो गया है कि इस वेवर दिखा रहा है कि भारत ने एग्री किया था जब ये फ्रेमवर्क ट्रेड डील साइन हुई थी पिछले महीने कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी छूट वाले लेटर पर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ने किसके कहने पर इसे जारी किया? क्या बिना अमेरिका की इजाजत के भारत रूस से तेल वाकई में नहीं खरीद सकता है? भारत किससे तेल खरीदेगा और किससे नहीं, ये तो भारत ही तय करेगा। तो फिर अमेरिका का लेटर कहां से आया? कुल मिलाकर तेल के इस खेल में देश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि देश पर भरोसा करिए, अमेरिका पर नहीं। विपक्षी दलों का यह कहना है, खासतौर पे कांग्रेस से, कि वेवर की जरूरत क्यों हमें यूएस से पड़ रही है? आखिर हम एक सॉवरेन नेशन हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है। अगर यूएस कहता है कि वो हमें वेवर दे रहे हैं, तो उनको वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? और वो भारत सरकार पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कह रही है, वो जैसा यूएस कह रहा है उसके कहने पे चलती है। क्या जवाब देंगे? देखिए, प्रश्न ये उठता है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कौन क्या कह रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है या हमारी सरकार क्या कह रही है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के नेताओं को यह समझना चाहिए कि हमारी सरकार जो कह रही है जिम्मेदारी के साथ में कह रही है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति क्या कुछ कहता है, कांग्रेस को उस पर ज्यादा भरोसा है और हमारी सरकार में भरोसा नहीं है। ये अजीब सी स्थिति कांग्रेस की है और यही कारण है कि कांग्रेस गर्त में जाती जा रही है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते युद्ध वाले तनाव के बीच पिछले 24 घंटों में दिल्ली और तेहरान के बीच राजनयिकों के बीच 3 बार संपर्क हुआ। आज नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 के मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के उप विदेश मंत्री के बीच एक बैठक हुई है। ये मुलाकात पश्चिमी एशिया में जारी तनाव के बीच अहम बताई जा रही है। कल ही आपको याद होगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत की थी। चक्रव्यूह में हमने आपको बताया था, और कल ही चक्रव्यूह में हमने आपको यह भी बताया था कि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान दूतावास जाकर वहां पर जो पुस्तिका रखी गई थी, शोक पुस्तिका, उसमें खामेनाई की मौत पर शोक जताया था और हस्ताक्षर भारत की तरफ से किए थे।